हेलो, नमस्ते। मेरा नाम है पंकज और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है संडे क्राइम स्टोरीज़ के चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से है, जो कि अब प्रयागराज है। यह कहानी एक ऐसे आदमखोर इंसान की है जिसने 14 लोगों को मौत के घाट उतारा और उनके दिमाग का सूप बना के पी गया। साल 2000। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के रहने वाले धीरेन्द्र सिंह दिसंबर साल 2000 में लापता हो गए। धीरेन्द्र सिंह हिंदी दैनिक अखबार आज के पत्रकार थे। अक्सर अपने काम से उनको बाहर ही रहना पड़ता था। तो पहले धीरेन्द्र सिंह के घर वालों को लगा कि काम के वजह से कहीं बाहर रुक गए होंगे, क्योंकि उनका काम ही कुछ ऐसा था। इसलिए शुरू में उनके घर वालों को काम से घर न लौटने पर ज़्यादा चिंता नहीं हुई, पर बाद में घर वालों की चिंता जब बढ़ने लगी, जब 2-3 दिन तक किसी भी तरह का संपर्क नहीं हो पाया। धीरेन्द्र के पास एक मोबाइल फ़ोन था जो कि लग नहीं रहा था। घर वालों ने धीरेन्द्र सिंह की तलाश हर जगह की जहां वो जा सकते थे, पर कहीं भी उनका कुछ पता नहीं चल पाया। आखिरकार धीरेन्द्र सिंह के लापता होने के 2 दिन बाद यानी 17 दिसंबर को उनके घर वालों ने कीड़गंज थाने में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया, क्योंकि गुमशुदा आदमी एक पत्रकार था। तो पुलिस ने सबसे पहले उनके मोबाइल फ़ोन की कॉल डिटेल्स निकलवाई। कॉल डिटेल्स में पुलिस को इलाहाबाद के एक लैंडलाइन फ़ोन का नंबर मिला, जिस पर धीरेन्द्र सिंह की 16 दिसंबर को लास्ट बात हुई थी, वो भी रात को करीब 12 बजे के आसपास। पुलिस को शक हुआ कि आखिर ये नंबर किसका है जिससे धीरेन्द्र सिंह की आखिरी बात हुई थी, वो भी इतनी रात को। पुलिस को लगा हो ना हो धीरेन्द्र सिंह के बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर पता लग सकता है। तो पुलिस को यह पता चल गया कि यह नंबर इलाहाबाद की छिवकी की रहने वाली फूलन देवी नाम की एक महिला का है। पुलिस की एक टीम छिवकी पहुंची और फूलन देवी से मिली। फूलन देवी उस समय अपने क्षेत्र की जिला पंचायत सदस्य थी और उसका पति राम निरंजन, जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ड्राइवर का काम करता था। राम निरंजन ने अपना नाम बदलकर राजा कलंदर रख रखा था और सभी उसको उसी नाम से जानते थे। पुलिस की पूछताछ में फूलन देवी ने बताया कि वो धीरेन्द्र सिंह नाम के किसी भी व्यक्ति को नहीं जानती। फिर फूलन देवी के पति राजा कलंदर से पूछताछ की तो राजा कलंदर ने बताया कि धीरेन्द्र सिंह से उनके रिश्ते अच्छे हैं और 16 दिसंबर को उनकी बात भी हुई थी। यह बातचीत केवल हालचाल पूछने के लिए हुई थी। पुलिस उस दिन राजा कलंदर और फूलन देवी के बयान लेकर चले तो गई, पर उनका शक अब फूलन देवी के परिवार पर और गहरा हो गया। पुलिस ने धीरेन्द्र सिंह की गुमशुदगी को हर एंगल से जोड़कर देखा। धीरेन्द्र सिंह के विरोधियों और दुश्मनों के बारे में पता किया और उनके हाथ कुछ नहीं लगा। पुलिस को शक उन्हीं पर था। बार बार राजा कलंदर और धीरेन्द्र सिंह के बीच हुई फ़ोन कॉल पर आकर रुक जाता। वह यही सोचते कि आखिर रात के 12 बजे कोई क्यों बात करेगा, जबकि कोई खास बात भी नहीं थी। अब सोचने वाली बात यह थी कि यह घटना सन 2000 की है। उस समय गांवों में बिजली नहीं थी, लोग बहुत जल्दी सो जाया करते थे। रात के 8-9 बजे तक गांवों में सन्नाटा पसर जाता था। खासकर सर्दियों में पुलिस को लगा कि यह राजा कलंदर कुछ न कुछ छिपा रहा है। उसके बाद पुलिस ने सबसे पहले राजा कलंदर का बायोडेटा निकलवाया। उससे उन्हें पता लगा कि राजा कलंदर के ऊपर पहले से ही काफ़ी आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस को एक अजीब बात पता लगी कि उसकी पत्नी का नाम फूलन देवी नहीं है, उसने वो शादी के बाद रखा है। राजा कलंदर के 2 बेटे थे, जिसमें से एक का नाम उसने अदालत रखा था और दूसरे का नाम जमानत, और अपना नाम राम निरंजन से राजा कलंदर रखा। राजा कलंदर के आपराधिक मामलों का पता लगते ही पुलिस ने उसे और उसकी बीवी को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया और धीरेन्द्र सिंह की गुत्थी को सुलझाने के लिए लगातार उन पर दबाव बनाया। आखिरकार राजा कलंदर पुलिस की सख्ती के सामने टूट गया और बोला, सच तो मैं बता दूंगा, पर उससे पहले मेरी एक शर्त है। पुलिस वालों ने शर्त के बारे में पूछा तो राजा कलंदर बोला कि मुझे एक कटोरी दाल पीनी है। पुलिस भी इस शर्त को सुनकर हैरान हो गई थी। पुलिस को पहली बार इस केस में सुराग मिला था, तो उन्होंने उसकी इस अजीब सी डिमांड को पूरा किया। दाल पीने के बाद राजा कलंदर ने जो बात बताई वो हैरान ही नहीं बल्कि मानवता को शर्मसार करने वाली थी। उसने पुलिस को बताया कि उसका एक गिरोह था जो सुनसान सड़कों पर आने वाली गाड़ियों को लूटकर उनके ड्राइवरों को जान से मार देता। अपनी नौकरी और पत्नी की राजनीति के आड़ में वो ऐसे बहुत सारे बुरे धंधे करता था और कहीं से धीरेन्द्र सिंह को उसके काले धंधों की भनक लग गई थी और उसे यह डर सताने लगा कि धीरेन्द्र सिंह उसके इन काले कारनामों को अखबार में न छाप दे। इसी डर से उसने धीरेन्द्र सिंह को अपने पिगली फार्म हाउस पर बहाने से बुलाया। धीरेन्द्र सिंह 17 दिसंबर उस रात को राजा कलंदर के पिंगली फार्म हाउस पर पहुंचे।
राजा कलंदर ने उसे अपने फार्म हाउस में आग के पास बैठाया और पीछे से राजा कलंदर का साला वक्षराज दबे पांवों से आकर देसी कट्टे से धीरेन्द्र सिंह की पीठ में गोली मार देता है और धीरेन्द्र सिंह की मृत्यु हो जाती है। और राजा कलंदर और वक्षराज उसकी लाश के टुकड़े करते हैं और टुकड़ों को पॉलीथीन में डालकर अपनी गाड़ी टाटा सूमो में रखकर मध्य प्रदेश के रीवा जिले में लेकर फेंक आते हैं। राजा कलंदर ने बताया कि धीरेन्द्र सिंह की बाइक को अपने समधी को बनारस में दे आया और धीरेन्द्र सिंह के जूते अपने साले वक्षराज को दे दिए। राजा कलंदर और वक्षराज को पुलिस वहां लेकर गई जहां उन्होंने धीरेन्द्र सिंह के लाश के टुकड़ों को फेंका था। पुलिस ने वहां से धीरेन्द्र सिंह के टुकड़ों को बरामद किया। पुलिस ने टाटा सूमो गाड़ी को भी जब्त कर लिया। पुलिस को राजा कलंदर से ही पता लगा कि यह गाड़ी भी रायबरेली से एक युवक को मार के छीनी गई थी। राजा कलंदर ने जो आज तक जुर्म किए थे उनकी गांठ अब खुलनी शुरू हो गई थी। पुलिस पिंगली फार्म हाउस गई जहां उसने धीरेन्द्र सिंह की हत्या की थी। तब पुलिस को उस फार्म हाउस पर कुछ ऐसा मंजर दिखा जिससे उनकी रूह कांप गई। उस फार्म हाउस पर एक पेड़ था जिसकी टहनियों से इंसानी खोपड़ियां लटक रही थी। इन इंसानी खोपड़ियों को रंगों से रंग रखा था और हर खोपड़ी पर अलग अलग जातियों के नाम लिख रखे थे, जैसे मुस्लिम, पंडित, श्रीवास्तव आदि। यह सब देखने के बाद पुलिस ने पूरे फार्म हाउस की छानबीन की और उन्हें वहां से बहुत अहम और पुख्ता सबूत हाथ लगे जिससे राजा कलंदर और इन सारी खोपड़ियों के राज खुल गए। पुलिस के हाथ एक डायरी लगी जिसे राजा कलंदर अदालती डायरी कहता था। इस डायरी में उसने हर उस इंसान का नाम लिखा रखा था जिसकी फार्म हाउस में खोपड़ियाँ थीं। उस डायरी में 14 नाम थे जिसमें आखिरी नाम पत्रकार धीरेन्द्र सिंह का था। इन 14 लोगों को मारने का तरीका व उद्देश्य एक समान ही था। उसका पहला शिकार उसके साथ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करने वाले कालीचरण श्रीवास्तव थे। उसने उसकी हत्या इसलिए कर दी क्योंकि वह कायस्थ जाति के थे, क्योंकि उसका मानना था कि इस जाति के लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। इसलिए उसने उसको अपने फार्म हाउस पर बुलाकर हत्या कर दी। उसके सिर को उसके धड़ से अलग किया और शरीर के टुकड़े किए। उसने कुछ टुकड़ों को फार्म हाउस तो कुछ टुकड़ों को बाहर दफन कर दिया। उसके बाद उसने उसके शरीर से भेजा निकाला और उस भेजे का सूप बना के पी गया। हर जुर्म के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है, एक कहानी होती है। इस जुर्म के पीछे की कहानी राजा कलंदर का बचपन बताया जाता है कि बचपन में पढ़ने में वह कमज़ोर था, जिससे सभी लोग उसको मंदबुद्धि समझते थे। वह चाहता था कि सभी लोग उसकी इज्जत करें। बचपन से ही उसके यह बैठ गया था कि तेज दिमाग वाले लोगों की समाज में इज्जत करते हैं और उन्हीं सर पर बैठाते हैं। तभी से उसने अपना नाम राजा कलंदर लगा, क्योंकि इस नाम से वो खुद को राजा समझने लगा। उसने अपने दोनों बेटों का नाम अदालत और जमानत केवल इसलिए रखा कि उसको यह एहसास होता रहे कि अदालत और जमानत दोनों उसकी मुट्ठी में हैं, क्योंकि वो एक राजा है। राजा कलंदर एक नरबख्शी हवान था। यह मानसिकता थी कि होशियार और समझदार लोगों का भेजा निकालकर उनका सूप बना कर पिया जाए तो दुनिया का सबसे बुद्धिमान और काबिल इंसान बना जा सकता है। वो होशियार लोगों को ही अपना शिकार के लिए चुनता और उनसे दोस्ती कर अपने फार्म हाउस पर दारू पिलाने के बहाने से बुलाता और उनका कत्ल कर सर धड़ से अलग कर देता। आधी रात को वो अकेले अपने फार्म हाउस पर अदालत लगाता, फिर इन खोपड़ियों को अपने सामने रखकर किसी राजा की तरह उनकी सुनवाई करता। इस सुनवाई में वो खुद जज होता, खुद वकील होता और खुद अदालत। वो इन खोपड़ियों को अपना निर्णय सुनाता। वो खोपड़ियों से भेजा निकालकर सुबह खाली पेट पीता। अपने शिकार किए व्यक्तियों की खोपड़ियों से भेजा निकालने के बाद वो खोपड़ी पर कलर करता और उस पर उसकी जाति का नाम लिखता और फिर अपने फार्म हाउस पर पेड़ पर लटका देता। जैसे एक खिलाड़ी अपनी घर में ट्रॉफियों को संभाल कर रखता है, अपनी जीत के प्रतीक के रूप में। पुलिस की शक्ति के रूप में राजा कलंदर ने अपने सारे गुनाह उगल दिए। उसने पुलिस को बताया कि एक बार कार में लिफ्ट न देने पर उसने गुस्से में आकर कार में बैठे 3 लोगों की हत्या कर दी। पुलिस ने राजा कलंदर के निशानदेही पर पिगली फार्म हाउस से कालीचरण, मोइन, संतोष, अशोक व अन्य की खोपड़ियां बरामद की। उसने अपना पहला कत्ल 1998 में किया और आखिरी सन 2000 में। राजा कलंदर और उसका साला वक्षराज पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल कर चुके थे, पर बहुत दुखद बात यह है कि धीरेन्द्र सिंह के परिवार व अन्य लोगों के परिवार वालों को न्याय पाने के लिए एक लंबा इंतजार करना पड़ा। अदालत में ये केस 12 साल तक चला। आखिर 30 नवंबर
बारक को अदालत राजा कलंदर के इस अमानवीय और राक्षसी कुकृत्य को रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मानते हुए उसे और उसके साले वक्षराज को आजीवन कारावास की सजा सुनाती है। आज की कहानी यही ख़त्म होती है। मैं आशा करता हूँ आप सभी को आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कहानी कैसी लगी और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सच्ची क्राइम स्टोरीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में।